दोस्तों, बिहार में एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठा हुआ रोते जा रहा था। उसके साथ उसकी दो नौजवान बहनें भी थीं। वह भी उसके साथ बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि आज उस लड़के ने अपनी सभी खेतीबाड़ी की जमीन किसी और को बेच दी थी और इसी बात का उसे गहरा सदमा लग रहा था। वह अपने अंगूठे पर लगे उस स्याही के निशान को देख रहा था। उसे देखकर लगता था कि मानो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तहसील के अंदर बैठे बैठे उन तीनों को सुबह से शाम हो जाती है। तभी एक महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, जब उन तीनों रोते हुए भाई बहन पर उसकी नजर पड़ती है तो वह उन्हें अपने पास बुलवा है और उनके मामले को गंभीरता से समझने का प्रयास करती है। उसके बाद वह उनसे कहती है, ऐसा करो, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर मिलो। दोस्तों, तहसील के बाहर सड़क पर उनकी फिर से उन महिला अधिकारी से मुलाकात होती है और इसके बाद मैडम उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठा है और अपने घर की तरफ ले जाती हैं। यह बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प कहानी है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के बक्सर जिले के एक लड़के जिसका नाम सुरेश है। मार्च 2020 का महीना था। एक दिन सुबह सुबह एक काले रंग की स्कॉर्पियो उसके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं। फिर सुरेश को बाहर बुलाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। बस यूं ही समझिए कि जबरदस्ती उसे उठा लेते हैं और गाड़ी में डाल देते हैं। फिर तहसील की तरफ गाड़ी को मोड़ लेते हैं। तहसील जाते हैं और वकील के पास पहुंचते हैं। वहां पहले से ही सुरेश की 4 बीघा जमीन के कागजात तैयार रखे थे, बस उसके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगना बाकी रह गया था। दोस्तों, वह दस्तखत भी कर देता है और अंगूठा भी लगा देता है। उसके बाद वकील आगे आगे, बीच में सुरेश और पीछे वह दबंग लोग रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां जाते हैं तो ऑफिस के अंदर एक तेज तर्रार महिला अधिकारी बैठी होती हैं, जिनका नाम नेहा शर्मा है। दोस्तों, कहानी में उनके असली नाम को बदल दिया गया है। यह जानकारी गोपनीय रखी जाती। नेहा शर्मा, जो कि एक तेज तर्रार स्वभाव की महिला अधिकारी हैं, उनकी उम्र 28 साल के करीब है। उनके टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हुई थीं। अब जब उनका नंबर आता है तो सुरेश को अकेले ही अंदर बुलाया जाता है। नेहा सुरेश की तरफ देखती हैं और पूछती हैं, बताइए, क्या हालचाल है सुरेश जी? आप अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? तो सुरेश कहता है, मैडम, कुछ दिक्कतें और परेशानियां चल रही हैं। तो नेहा शर्मा उससे कहती हैं, जरा मुझे भी तो बताइए, क्या परेशानियां हैं? तो सुरेश कहता है, मैडम, सैकड़ों परेशानियां हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैडम कहती हैं, क्या यह जमीन बेच देने के बाद तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या तुम्हें इस जमीन के सारे पैसे मिल चुके हैं? तो सुरेश कहता है, जी हां मैडम, मुझे मेरी जमीन का मिल गया है। एक भी पैसा उधार नहीं रखा गया है। फिर वह उसके चेहरे को गौर से देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैडम उसे आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछती हैं, क्या बात है, क्या हुआ है? दोस्तों, वह कोई जवाब नहीं दे पाता। 2-4 आंसू उसकी आंखों से टपक जाते हैं। उसके बाद कहता है, मैडम, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मेरी आंखें भर आई हैं। तो फिर मैडम कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर चले जाओ। उसके बाद जमीन खरीदने वाले लोगों का नाम बुलाया जाता है। दोस्तों, वह 4-5 लोग ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे। मैडम के बुलाने पर उनमें से 2 व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं और तुरंत उन्हें पहचान जाती है, क्योंकि वह अक्सर महीने 2 महीने में किसी न किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आते ही रहते थे। पिछले 6 महीनों में उनकी यह 10वीं या 11वीं रजिस्ट्री थी। अब मैडम उनके सामने आती हैं तो उनसे पहचान जाती है। मैडम बोलती हैं, सर कैसे हैं और कितनी जमीन आप अपने नाम करा रहे हैं? तो वह बोलते हैं, मैडम, सिर्फ 4 ही बीघा जमीन उस सुरेश के पास है, वही वह बेचना चाहता है, वही ले रहे हैं और इससे ज्यादा उसके पास कुछ है भी नहीं। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं और फिर कहती हैं, क्या आप लोगों ने उन्हें जमीन का सभी पैसा दे दिया है? तो वह लोग कहते हैं, हाँ मैडम, हम सभी पैसा उसे दे चुके हैं। फिर वह कहती हैं,
कुछ पैसा उधार या बकाया तो नहीं रहा है? कैसे कैसे आपने पैसा उन्हें दिया है, जरा मुझे तो बताओ। तो वह लोग कहते हैं, मैडम, अगर कायदे से देखा जाए तो अभी हमारा ही उसकी तरफ बहुत पैसा निकल रहा है, उल्टा हमारा ही पैसा उन पर उधार है। वह कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठ जाइए। फिर वह अपना सिग्नेचर करती हैं और उस फाइल को आगे बढ़ देती हैं जो उनके सहकर्मी बैठे होते हैं। टाइपराइटर लोग फाइल को टाइप करने के लिए भिजवा देते हैं। अब जैसे ही रजिस्ट्री पक्की हो जाती है, बेनामा उनके नाम आ जाता है, तो वह सभी लोग वहीं जश्न मनाने लगते हैं। तहसील से बाहर आते हैं और मिठाइयां खरीदते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और उसके बाद कुछ देर हल्ला मचाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर जो सुरेश होता है वह कार्यालय से बाहर आता है और तहसील के अंदर काफी सारे पेड़ लगे हुए थे, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंसू बहाने लगता है, सिसक सिसक कर रोने लगता है। वह सोच रहा था कि उसका तो अब सब कुछ लुट चुका है, अब सब खत्म हो गया है। जब वह अपने घर जाए तो कैसे जाए? जिन्होंने जमीन अपने नाम कराई थी वह गांव में पहुंचते हैं तो खूब शोर शराबा मचाने लगते हैं। सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि आज उन्होंने सुरेश की जमीन को अपने करा लिया है। जो सुरेश की दो बहनें थीं वह भी देख रही थीं कि यह लोग तो आ गए हैं, लेकिन हमारा भाई अभी तक घर वापस नहीं आया है। अब उन दोनों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उनका भाई 3-4 दिन पहले से ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। उनकी बहनों को पता चल जाता है कि यह हमारे भाई को जमीन अपने नाम करवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो वह दोनों भी भाई के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वह उसे गाड़ी में ले गए और वह दोनों वहीं रह गई। अब उन्हें अपने भाई की टेंशन ज्यादा ही होने लगती है, तो वह गांव से बाहर जाती हैं और एक टेम्पो या रिक्शा पकड़कर तहसील पहुंच जाती है। सुरेश पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे वह पहले बैठा था। वह कुछ सोच रहा था। यह दोनों अपनी भाई को देखती हैं और उसके पास जाकर उसे भैया कहकर पुकारती हैं, तो सुरेश अपनी बहनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह दोनों भी उसके पास बैठ जाती हैं, उसे दिलासा देती हैं, चुप कराती हैं, लेकिन उसकी यह हालत देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह भी फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, शाम तो हो ही चुकी थी। अब तहसील में ज्यादा कुछ लोग नहीं बचे थे। जो थोड़े बहुत व्यक्ति थे वे उन्हें रोता देख रहे थे। उनके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है, क्यों तुम लोग ऐसे रो रहे हो? तो वह दोनों बहनें बातचीत करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, बस हमारी कुछ जमीनें बिक चुकी हैं, उसी का हमें दुख है, इसीलिए रोना आ रहा है। अब उनकी बातों को सुनकर सभी लोग वहां से वापस जाते हुए कहते हैं, ऐसा तो यहां ना होता ही है। अब उसकी बहनें कहती हैं, भैया शाम ढल रही है, लेकिन सुरेश घर जाने का नाम ही नहीं लेता। वहीं बैठे बैठे कुछ समय और बीत जाता है और तहसील भी अब बंद हो जाती है। तब जो मैडम रजिस्ट्रार होती हैं, नेहा शर्मा, वह अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रही थी। वह जिले में ही रहती थी और जिला तहसील से करीब 10-12 किलोमीटर दूर था, तो वहीं वह अपने घर जा रही थी। तभी उनकी नजर सुरेश पर जाती है। रेड कलर की उसने टी शर्ट पहन रखी थी। वह दूर से ही सुरेश को पहचान लेती है। अपने ड्राइवर से कहती हैं, जरा गाड़ी को साइड में रोको ड्राइवर। गाड़ी को एक तरफ रोक देता है। मैडम, ड्राइवर से कहती हैं, वह जो लड़का वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसको यहां बुलाकर ले आओ। दोस्तों, ड्राइवर उसके पास जाता है और कहता है, मैडम आपको बुला रही हैं दोस्तों। ड्राइवर के पीछे पीछे उसकी दोनों बहनें भी मैडम के पास पहुंच जाती हैं, तो मैडम उससे पूछती हैं, क्या बात है सुरेश, तुम जमीन बेचने के बाद अब रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती या बेईमानी हुई है क्या? तो वह लड़कियां बोल पड़ती हैं कि हाँ मैडम, हमारे भाई से जो जमीन लिखवाई गई है वह जबरदस्ती डरा धमकाकर लिखवाई गई है। तो वह मैडम कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम तीनों मुझे तहसील के बाहर आकर मिलो, मैं बाहर ही रुकती हूं। दोस्तों, मैडम ने ड्राइवर से कह दिया है कि गाड़ी को तहसील के बाहर आधा किलोमीटर दूर ले जाकर रोक देना। ड्राइवर ऐसा ही करता है। उसके बाद यह तीनों भी पैदल चलते चलते 10 मिनट में गाड़ी के पास आ जाते हैं। फिर मैडम खिड़की खोलकर कहती हैं, तीनों गाड़ी में बैठ जाओ दोस्तों। सुरेश ड्राइवर के बराबर में और उसकी दोनों बहनें पीछे मैडम के बराबर में बैठ जाती हैं। उसके बाद मैडम उन्हें अपने घर अपने आवाज पर ले आती हैं। घर पहुंचने के बाद
उन्हें हॉल में बिठा दिया जाता है। मैडम अपने रूम में चली जाती हैं और कुछ देर बाद फ्रेश होकर कपड़े बदलकर बाहर आती हैं और हॉल में ही उनके साथ बैठती हैं। तब तक चाय नाश्ता भी आ जाता है। फिर मैडम उन्हें चाय नाश्ता कराती हैं और खुद भी उनके साथ ही चाय नाश्ता करती हैं। फिर इतने में मैडम उनसे पूछती हैं, हाँ तो अब बताओ, क्या मामला हुआ है? शुरू से आखिर तक मुझे एक एक बात बेझिझक बताओ, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुरेश कुछ बोल नहीं पाता। उसकी एक बहन बोलती है, मैडम, जो जमीन उन्होंने हमसे लिखवाई है वह इस तरह से लिखवाई है कि वह कहते हैं कि हमारे पिता ने उनसे किसी जमाने में पैसे लिए थे। कहते हैं कि 10 साल पहले पैसे दिए थे। अब तो पापा को भी मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। उनके मरने के बाद यह हमारे भाई को डराने धमकाने लगे और पैसे मांगने लगे। बोलते हैं अभी दे देगा तो फिर जमीन से ही कर्ज उतर जाएगा, नहीं तो तुम्हारा घर भी इसमें चला जाएगा, और अगर और भी ज्यादा देर लगाई तो हम तेरी बहनों को भी, यानी हमें उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। इतना कहकर वह लड़की भी रोने लगती है। मैडम कहती हैं, तुम पिताजी ने उनसे कितने पैसे लिए थे? तो सुरेश कहता है, मैडम हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन वह लोग बताते हैं कि 10 साल पहले लाख लिया था। 8% ब्याज की दर पर ब्याज जोड़कर यही 20 लाख रब बता रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली है। मुझे भी मजबूरन उन्हें यह जमीन देनी पड़ी। तो मैडम कहती हैं, तुमने ये जमीन के बदले जब उन्हें नाम की थी तो बाद में पैसा भी लिया था? तो कहता है, नहीं मैडम, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। कहते हैं कि जितना पैसा हमारा तेरे ऊपर है उससे आधी कीमत की भी तेरी यह जमीन नहीं है। पैसा तो क्या ही देते वह। मुझे अपनी बहनों की चिंता थी तो मैंने वह जमीन उन्हीं के नाम कर दी। हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही इनका सहारा हूं। हम 3 ही लोग हैं, और वैसे भी उन लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है? उनकी जो मर्जी होती है वह वही करते हैं। पूरे गांव में किसी की तो नहीं कि उन्हें कोई रोक टोक सके, उनके आड़े आ सके। जिसकी भी पसंद आ जाती है उस जमीन को अपने नाम करा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से हासिल कर लेते हैं। फिर जो रजिस्ट्रार मैडम है वह कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग शांत हो जाओ। वह उन्हें गाड़ी में बैठा है और अपने आवाज से थोड़ी दूर एसडीएम अधिकारी के आवाज पर ले जाती है। एसडीएम भी एक महिला अधिकारी होती है। नेहा शर्मा उनसे मिलती हैं और बातचीत करती हैं। यह तीनों बहन भी मैडम के साथ होते हैं। तो नेहा मैडम एसडीएम अधिकारी को सारी जानकारी देते हुए कहती हैं, देखिए मैडम, इस तरह से यह हाल हो चुका का है। अब तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है। इनकी जमीनें गैर कानूनी तरीके से हड़प ली गई हैं। इनकी जमीन को भी उन्हीं दबंगों ने लिखवाया है। दोस्तों, उस तहसील में जब से स्नेहा शर्मा की पोस्टिंग हुई थी तब से 6 महीने में उस आदमी की यह 11वीं रजिस्ट्री थी। इससे पहले भी उसने इसी तरह से कई लोगों की जमीन अपने नाम करा रखी थी। करीब 850 बीघा जमीन वह हड़प चुका था। इसमें वह 4-5 लोग पार्टनर थे और इसी तरह से अपने अपने इलाकों में लोगों की जमीनें हड़प लेते थे। लेकिन इस पर किसी ने कोई गौर नहीं किया, मगर जब से नेहा शर्मा आई थी उन्होंने इस बात पर गौर किया और अपने से बड़े अधिकारियों से भी उनकी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम चाहती थी कि यह जमीन जो खाता है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से महिला अधिकारी वहां एसडीएम बनी थी और उनकी पोस्टिंग हुई थी तो स्नेहा मैडम उनसे बताती हैं, एसडीएम मैडम भी कहती हैं कि हाँ, यह तो बहुत गलत और अवैध रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। तो एसडीएम अधिकारी ने इस नेहा मैडम से कहा था कि कोई भी इनके खिलाफ सबूत मिलता है, कोई भी ठोस या पक्का सबूत मिलेगा तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं इन्हें तुरंत सलाखों के पीछे कर सकूं और इन सब के ऊपर कार्रवाई की जा सके। जब जमीन लिखवा समय वह दोनों आदमी घमंड के साथ मैडम से बात कर रहे थे और मैडम ने भी सुरेश को रोते हुए देखा था, तो तभी इस नेहा मैडम को शक हो गया था कि हो ना हो इस मामले में कोई बड़ी हेरा फेरी है। उन्होंने सुरेश का नंबर भी अपनी डायरी में नोट कर लिया था कि रात को फुर्सत से उनसे इस बारे में बात करेंगी। लेकिन जब उन्होंने उसे तहसील में पेड़ के नीचे रोता हुआ देखा तो उसे अपने पास बुला लिया और एसडीएम मैडम के पास लेकर आ गई। अब जब एसडीएम मैडम ने यह हेरा फेरी की कहानी सुनी तो मैडम कहती हैं कि अगर यह लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं तो फौरन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, धमकियां देने का, जबरदस्ती जमीन हड़पने का और गैर कानूनी तरीके से पैसा ब्याज पर चलाने का। लेकिन मैडम की यह बात सुनकर सुरेश डर जाता है।
वह बोलता है कि मैडम, हमें कुछ नहीं करना है। मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है और मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरी बहनों की बहुत चिंता है। अगर इन्हें वह लोग कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो एसडीएम मैडम कहती हैं, अब तुम्हारे सामने हम बैठे हुए हैं, तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बल्कि समझो, यह हमारी भी बहनें हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इन दोनों को यहीं छोड़ दो। शहर में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सिलाई खड़ाई करने की भी चल रही हैं। मैं इनको ट्रेनिंग पर भेज सकती हूं, यहीं इनके रहने का बंदोबस्त करा दूंगी। वैसे ये काम क्या करती हैं और कितना पढ़ी लिखी हैं? तो सुरेश कहता है, ये दोनों कक्षा 10 तक पढ़ी हुई हैं। फिर डीएम साहिबा और रजिस्ट्रार मैडम कहती हैं, तुम किसी भी बात की जरा भी चिंता मत करो, मैं इनका यहीं दाखिला करा दूंगी। तभी वह किसी व्यक्ति से फोन पर बात करती है। वह कहता है कि मैडम, कल ही दाखिला हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कल इस काम को करा दूंगा। अब वह दोनों सुरेश को समझाती हैं। सुरेश बहुत डरा हुआ था, उसे दिलासा देती हैं, उसका हौसला बढ़ाती है। किसी तरह से वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ इतना ही एसआरडीएम साहिबा के लिए काफी था। इसके बाद वह पास के ही एक पुलिस स्टेशन में कॉल करके सूचना देती हैं कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस मामले की तह तक जाओ और जांच करो। दोस्तों, पुलिस अगले दिन जाती है और उन चारों के घरों में पहुंच जाती है। उनसे पूछताछ करती है तो वह लोग रौब जमाने लगते हैं, पुलिस को ही धमकियां देने लगते हैं। पुलिस को बस यही चाहिए था कि किसी तरह से यह लोग हमें धमकियां दें और फिर हम इन पर बढ़िया से कार्रवाई शुरू कर दें। इसके बाद पुलिस अपनी टीम बुलाकर उन्हें उठवा लेती है। पुलिस को धमकाने के आरोप में, सूदखोरी के आरोप में और भी कई मामलों में रिपोर्ट लेकर पहले तो उन्हें जेल में बंद करती है और फिर बाद में जांच शुरू कर देती है। उनके जेल में पहुंचते ही सैकड़ों लोग चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद और भी कई लोग पुलिस स्टेशन आते हैं जो उनके सताए हुए थे। वह अपनी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराते हैं और एफआईआर कराते हैं। दोस्तों, यह मार्च 2020 की बात है। पुलिस उनसे कहती है कि वह रजिस्टर दिखाओ, वह डायरी दिखाओ जिसमें तुमने लिखा था कि तुमने इनके पिता को आरएस 2 लाख उधार दिए थे। इनके पिता ने कहीं तो तुम्हें अंगूठा लगाया होगा। वह सबूत हमें दिखाओ जिससे हमें भी तुम्हारी इस बात का यकीन हो। लेकिन दोस्तों, वह लोग कोई भी सबूत नहीं दिखा पाते। उनका तो यही काम था कि जिसकी भी उन्हें जमीन चाहिए होती थी, उसके घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य उनसे पैसे लिए ही होता था। उनकी कहानी थी। इस तरह के बहुत से भूमाफिया आज भी इस देश में हैं, हर एक राज्य में है। उन्हीं के जैसा वह भी एक छोटा मोटा भूमाफिया था। अब इसके बाद उनकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जो सुरेश की बहनें थीं। अब वे 6 महीने का कोर्स करने के बाद उसी शहर में एक कंपनी में काम पर लग जाती हैं और अपनी जिंदगी सेट कर लेती हैं। जिस तरह से यह रजिस्ट्री हुई थी, डरा धमकाकर उसके खिलाफ मुकदमा ही चल रहा था। उम्मीद है कि कोर्ट जल्दी ही सुरेश के हक में अपना फैसला सुना देगा। तो दोस्तों की प्रेरणादायक कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।